सो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कुछ छोटे छोटे टिप्स जो आपको एससीएमपी के एग्जाम में काम आने वाले हैं। आई होप आपका लोग का पेपर अच्छा हुआ होगा। जैसा भी हुआ हो अभी उसको भूल जाना और उसको लेकर के नहीं बैठना है, क्योंकि वरना एससीएमपी खराब ना हो जाए। एससीएमपी आपको पता है सबसे ज़्यादा डरावना सब्जेक्ट मुझे भी लगता है, और मुझे पता है बहुत से बच्चों को ये बहुत डरावना सब्जेक्ट लगता है। तो मेक श्योर कि आप थोड़ा सा स्मार्टली वर्क करें और क्या क्या ऐसी चीज़ें जो आपको अच्छा स्कोर करने में हेल्प कर सकती हैं। तो सर चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल। ये सब्जेक्ट इंटर की तरह है, पूरा प्रैक्टिकल नहीं है। अब ये थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल हो चुका है, जिसमें भी मैं ये कहना चाहूँगा कि थ्योरी की वेटेज प्रैक्टिकल से भी ज़्यादा हो गई है। जी हाँ, थ्योरी अब प्रैक्टिकल से भी ज़्यादा वेटेज का आने लगे हैं। तो मेक श्योर आप थ्योरी को किसी भी कीमत पे अवॉइड ना करें। थ्योरी में क्या क्या करना है सर आपको, आई होप आपने पढ़ा तो होगा, जहाँ से भी आपने पढ़ा वहीं से अच्छे से रिवाइज करें। मेक श्योर कि आप हेडिंग्स अच्छे से पढ़ें। हेडिंग्स एटलीस्ट जहाँ पर जैसे पॉइंटर्स आ रहे हैं उनकी हेडिंग्स और कीवर्ड्स आपको अच्छे से पढ़ने हैं, क्योंकि उन्हीं के मार्क्स मिलेंगे। अगर आप जेनरिक लैंग्वेज लिख करके आते हैं तो वहाँ पर उसके मार्क्स नहीं मिलते हैं। पूरा एग्जैक्ट लैंग्वेज एज इट इज़ याद करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन कीवर्ड्स मैच होना ज़रूरी है। और जहाँ जहाँ पे आप हेडिंग्स याद करें, और जैसे फॉर एग्जांपल हमारे एक स्टडी मैट का एक क्वेश्चन है कि फंडामेंटल एस्पेक्ट्स क्या होते थे कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के, तो उसके 3 पार्ट्स होते थे, है ना, कुछ 3 पार्ट्स। तो वो तीनों पार्ट आपको पता होने चाहिए। वो 3 1 2 3 उसको आप बुलेट पॉइंट में लिखो, अंडरलाइन करो, उसके बाद उनकी एक्सप्लेनेशन। तो इस तरह उनकी हेडिंग्स तो एटलीस्ट जरूर रट के जाओ कि किस हेडिंग मतलब किस कॉन्सेप्ट में क्या क्या हेडिंग्स है, ठीक है ना। उसके बाद कीवर्ड्स याद करो। जो कीवर्ड्स आप पेपर में लिख रहे हो मेक श्योर आप उनको अंडरलाइन करो, क्योंकि होता है अगर एग्जामिनर को नॉर्मल लैंग्वेज दिखेगी तो वो उतने अच्छे मार्क्स देगा जितने वो अगर उसको स्टडी मैट इंस्टीट्यूट वाले कीवर्ड्स दिखेंगे ना, जो उसके पास वो होती है, क्या बोलते हैं उसको, मॉडल आंसर्स होते हैं, उनको देख करके अगर कुछ उसके कीवर्ड्स मैच होंगे ना तो वो अपने आप आपको मार्क्स देगा। इसी बीच में आपको बता दूं एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि मेरे थ्योरी अगर आपको जल्दी रिवाइज करनी है तो मैंने थ्योरी के हैंड रिटन चार्ट्स बनाए थे स्टडी मटेरियल से पढ़ के। जी हाँ, वो चार्ट्स पूरा का पूरा स्टडी मैट की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ही बने हुए हैं। अगर आप चाहें तो आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, गूगल ड्राइव पर वो चार्ट्स अपलोडेड है। मैं लिंक अभी कॉमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देता हूँ, आप वहाँ से फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं। कुछ थ्योरी हैं आपके 4 या 5 चैप्टर्स के थ्योरी के चार्ट्स बने हुए हैं, ठीक है ना, स्टडी मैट में, स्टडी मैट के अकॉर्डिंग है, तो वो आप वहाँ से आराम से रिवाइज कर सकते हैं। अब मैं आपको मेरी आंसर शीट के, मेरी सर्टिफाइड कॉपी के कुछ आंसर्स दिखा रहा हूँ कि कैसे मैंने थ्योरी के आंसर अटेम्प्ट किए थे। तो सबसे पहले ये आंसर्स आपकी स्क्रीन के ऊपर देखो, ये था जस्ट इन टाइम के ऊपर। तो जस्ट इन टाइम का हमारे स्टडी मैट में जो कॉन्सेप्ट है, आप देखोगे मेरे जो पॉइंट्स हैं, कीवर्ड्स काफ़ी हद तक मैच हो रहे हैं, जैसे एग्जैक्ट डेट एंड एग्जैक्ट टाइम, और फिर इसको मैंने अंडरलाइन कर दिया। और फिर आपका ये आ रहा है कि जो इंजीनियर्स है वो आपके उसी फ्लोर पर होने चाहिए, प्रोडक्शन फ्लोर पर होने चाहिए। उसके बाद ये आपका EDI वाला जो है, डेटा इंटरचेंज वाला, ये भी मैंने अंडरलाइन कर रखा है। तो आप देखोगे ये सारे कीवर्ड्स ना ऑलमोस्ट स्टडी मैट के लैंग्वेज से मैच हो रहे हैं, और इन सबको मैंने अंडरलाइन कर दिया है, ठीक है ना। तो आपको भी यही ट्रिक फॉलो करनी है। दूसरा मैंने आपको क्या बताया, पैराग्राफ में मत डालना। अब जैसे इन्हीं चीज़ों को अगर आप पैराग्राफ में डाल दोगे तो आपको उतने मार्क्स नहीं मिलेंगे। जितने पॉइंट्स आपको याद है सबको एक एक बुलेट पॉइंट में डालो, बीच बीच में स्पेस देते रहो। उनको एकदम ऐसे घुचमुच नहीं करना, कीड़े मकोड़े नहीं मार रहे हैं आंसर शीट में, ठीक है। उनको एक हर एक पॉइंट के बाद एक लाइन छोड़ते जाओ, खुला खुला लगा, एग्जामिनर को दिखना चाहिए। तो कीवर्ड्स ऐसे डालें। जैसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, ये जो मैं फंडामेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ CRM की बात कर रहा था, तो इसमें ये 3 हेडिंग्स है। तीनों हेडिंग्स मुझे एज इट इज याद थी, मैंने उनको लिखा, उनको अंडरलाइन करा, और उसके बाद उनकी थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेनेशन दे दी। उसमें मुझे जहां भी लगा कि ये मेरा कीवर्ड है तो उसको मैंने अंडरलाइन कर दिया, ठीक है ना। उसके बाद हमारा एक क्वेश्चन था थ्रोपुट अकाउंटिंग के ऊपर। तो इन्होंने पूछा था कि थ्रोपुट अकाउंटिंग क्या होती है और इसके ऑपरेशनल मेजर्स क्या होते हैं। तो आप देखो मेरा आंसर कैसे स्टार्ट, सबसे पहले बताया गोल्डरेट एंड कोक्स, ये वो थे जिन्होंने ये थ्योरी को फाउंड किया था, जिन्होंने थ्योरी बनाई थी। तो गोल्डरेट एंड कोक्स का नाम लिखा हुआ है। उसके बाद थोड़ा सा अकाउंटिंग के बारे में बताया हुआ है। फिर उन्होंने पूछा कि ऑपरेशनल मेजर्स क्या थे, तो मैंने तीनों ऑपरेशनल मेजर्स बताए हुए हैं कि सर ये 3 ऑपरेशन, इन्वेस्टमेंट, ऑपरेटिंग एक्सपेंस और आपकी जो भी इनकम होती है, ठीक है ना, थ्रूपुट जो होता है, ये तीनों बना करके अंडरलाइन करके अलग से हाईलाइट हो रहे हैं दूर से कि ये 3 ऑपरेशनल मेजर। उसके बाद मैंने तीनों की एक्सप्लेनेशन दे करके बिल्कुल लास्ट में देखो, हर पैरा के लास्ट में अलग से बताया हुआ है कि क्या होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट मिनिमम होनी चाहिए, थ्रूपुट सबसे ज़्यादा होना चाहिए, ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिक्रीज होने चाहिए, थ्रूपुट इंक्रीज होना चाहिए। तो ये अलग से लिख करके कैपिटल लेटर में लिखकर इसको अंडरलाइन कर दिया कि अगर एग्जामिनर पूरा क्वेश्चन नहीं भी पढ़ना चाहता, एग्जामिनर पूरा क्वेश्चन नहीं भी पढ़ा था, तो वो ये देखेगा कि ठीक है आपका 3 ऑपरेशनल मेजर करेक्ट लिखे हुए हैं, इनकी एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है, और नीचे ये भी लिखा होगा कि कौन सा चीज़ इंक्रीज होना चाहिए, कौन सा डिक्रीज, कौन सा आपका मिनिमम होना चाहिए। तो इस तरह से आपको कीवर्ड्स जो मैथ वाले कीवर्ड्स हैं वो आपको जरूर यूज़ करना है, ठीक है ना। और कोई भी अगर आप केस स्टडी सॉल्व करते हो, केस स्टडी करते हो, उसके बाद जो आपका कंक्लूजन निकला ना, मेक श्योर उस कंक्लूजन को आप एंड में अलग से जरूर हाईलाइट करें। आपने बड़ा सारा पैराग्राफ में एक्सप्लेनेशन दे दी, दैट इज फाइन, आपने जो भी उसमें कंक्लूड किया होगा दैट इज फाइन, लेकिन उस पूरे डिस्कशन से आपका फाइनल जो आंसर निकला है ना कि इसमें होना क्या चाहिए, उसको आप अलग से हेडिंग बनाए। जैसे आप इसमें भी देख सकते हैं मैंने लिखा है कि कंक्लूजन हेडिंग करके, और आगे उसको कंक्लूड करते कि भैया ये मेरा फाइनल कंक्लूजन है, ठीक है। ये तो आपका थ्योरी के लिए। सर प्रैक्टिकल क्वेश्चन में क्या करना है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन सबसे पहले आपको बिल्कुल
ध्यान से पेपर करना है, सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है, कैलकुलेशन मिस्टेक्स नहीं करनी है, फॉर्मेट का रट्टा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये डरने की ज़रूरत नहीं है कि इंस्टीट्यूट कौन सा फॉर्मेट यूज़ करता है हमें कैसे पता चलेगा, किसी भी फॉर्मेट में यूज़ कर सकते हो। जैसे आप ये वाला मेरा आंसर देख रहे हो, तो इसमें मैंने अपनी मर्जी जो मुझे कन्वीनियंट लगा, जैसे मुझे लगा कि मैं जिस भी फॉर्मेट में आंसर सोल्व कर सकता हूँ मैंने उसी फॉर्मेट में आंसर सोल्व किया है, ठीक है ना। तो फॉर्मेट का कोई रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं। पहले प्रैक्टिकल आता है, उसके बाद उसी के ऊपर बेस्ड थ्योरी आती है, जैसे जनरली आता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर। पहले आपको वेरिएंसेस निकालने होते हैं और उसके बाद आपको इंटरप्रिटेशन देना होता है कि इंटरप्रेट द वेरिएंसेस कैलकुलेटेड अबव, ऐसा करके क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो मैंने बहुत सी सर्टिफाइड कॉपीज देखी, बच्चे सबसे कॉमन मिस्टेक जो करते हैं, प्लीज अवॉइड करना। क्या कॉमन मिस्टेक करते हैं? थ्योरी में जब वो पूछेगा ना कि इंटरप्रेट करो वेरिएंसेस को, तो वो इतना जेनरिक एक्सप्लेनेशन देकर के आते हैं, बिल्कुल जनरल एक्सप्लेनेशन देकर के आते हैं कि सर ऐसे होना चाहिए, रॉ मटेरियल की क्वालिटी बढ़नी चाहिए, ठीक है ना, मटेरियल आपका परचेज ढंग से करना चाहिए, मटेरियल सस्ता खरीदना चाहिए, स्किल्ड लेबर लगानी चाहिए। ये जेनरिक इन्फॉर्मेशन के कोई मार्क्स नहीं है। थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल में हमेशा एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो ध्यान रखने की होती है कि जो आप थ्योरी में इंटरप्रिटेशन दोगे उसको आपको उस प्रैक्टिकल कैलकुलेशन से लिंक करके बताना है, उस प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी को आपको रिलेट करके और फिर बताना है कि भैया क्या होना चाहिए। जैसे आप मेरा आंसर मैं आपको दिखाऊंगा अभी, उसमें क्या होता है, जैसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मान लो आपका मटेरियल क्वालिटी वेरिएंस एडवर्स आया है, तो उसमें लिखो कि भैया मटेरियल क्वालिटी वेरिएंस इतना आया है, दैट इज एडवर्स, अमाउंट लिख दो, ये एडवर्स आया है, दिस इंडिकेट्स कि आपका जो क्वालिटी है मटेरियल की वो पुअर है, आपका इंस्पेक्शन पे खर्चा लग रहा है या वटएवर, इसके कारण आपको क्या करना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का मटेरियल परचेज करना चाहिए। उसके बाद कोई और वेरिएंस एडवर्स है या फिर पॉजिटिव है, तो उसको भी आप क्लियरली अलग से लिखो, ठीक है ना, कि ये मटेरियल इतना आया, इससे इतना परसेंट, या जो कोई परसेंटेज वाले क्वेश्चन है उसमें भी लिखो कि सर इतना परसेंटेज प्रॉफिटेबिलिटी है। जैसे ये वाला क्वेश्चन आप देख रहे हो, ये कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन था, तो पहले हमने कैलकुलेट करी है कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी, उसके बाद इन्होंने हमें इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन भी देना था। तो इसमें देखो जगह जगह मैंने उसको प्रैक्टिकल जो मेरी कैलकुलेशन थी उनसे रिलेट करके बताया, ताकि ऐसे ना लगे कि नेक्स्ट पॉइंट बिल्कुल ही पिछले क्वेश्चन से बिल्कुल अलग है। नहीं, ये उसी का पार्ट है, उसी को मैं वो बेसिकली एससीएमपी में ऐसे ये चेक करता है कि क्या आप जो आप कैलकुलेशंस करते हो उसको क्या आप रिलेट करके प्रैक्टिकल उसका सॉल्यूशन दे पा रहे हो या नहीं दे पा रहे हो। तो आपको रिलेट करके बताने की, देखो जी अभी इतनी प्रॉफिटेबिलिटी, अगर आप ये लगाओगे तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इतनी हो जाएगी और बढ़ करके डिफरेंशियल इतनी हो जाएगी। इस तरह से थोड़ा सा रिलेट करके बताना है थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल को, ठीक है ना। थ्योरी लिखते वक्त क्योंकि बहुत ज़्यादा थ्योरी आने वाली है, आपको भावनाओं में नहीं बहना है, ठीक है ना। मेक श्योर कि आप टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखें, आप पेपर टाइम पे पूरा करें। ऐसे नहीं है कि कोई एक आंसर आपको अच्छे से आता तो आप उसमें लिखे जा रहे हैं। भावनाओं में बहना नहीं है, स्पीड स्टार्टिंग से अच्छी रखें। एंड वही बस जेनरिक चीज़ें कि आप क्वेश्चन नंबर ध्यान से लिखना है, पेपर ध्यान से करना है, हैंड राइटिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है, सजा के लिखने की जरूरत नहीं है। मेक श्योर कि आप पेपर कंप्लीट करके, सजा के लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, बस इतनी होना चाहिए, हैंड राइटिंग आपकी समझ आनी चाहिए, ठीक है ना। तो जस्ट टू रीइटरेट मैं फिर से बता दूं कि मैं मेरे समरी चार्ट्स जो हैं, थ्योरी वाले समरी चार्ट्स, उनका मैं लिंक डाल रहा हूँ, आप वहाँ से चार्ट डाउनलोड करके उनको अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं और घबराने की जरूरत नहीं है, सब अच्छा होगा। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, थैंक यू सो मच।